नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः एक बार आपकी अपनी कक्षा के सक्षम में दोबारा स्वागत करता हूं। और हम देखते हैं सामासिक पद दो या दो से अधिक शब्दों से मिले, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक जो संक्षिप्त नया शब्द होता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। और इस मिलने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। थोड़ा गौर करें क्योंकि अब ना हो जाए फिर वही। हाँ, और अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें एक पद अव्यय हमारे समास जो होते हैं वो 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। और हमारे टोटल समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 समास हमने जाने। पहला हम समास जानते हैं अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। यथाशक्ति इसका एग्जाम्पल है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल दिख रहा है दोस्तों, नील कमल। देखो नील कमल, नील नील हो गया नीला, नीला नीला अर्थात नीली विशेषता है, नीला रंग है। और कमल विशेष है। कमल कैसा है भाई? नीला है, तो कमल है नीला। घनश्याम कुपुत्र, पुत्र कैसा है? कुआं ने बुरा, पुत्र कैसा है? बुरा। ऐसे काफी एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं द्विगु समास। पहला पद जिस समास का संख्यावाची हो और दूसरा पद उसका प्रधान हो वह हमारा द्विगु समास होता है। और दोस्तों द्विगु समास का सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा क्या? तिराहा, चौराहा। देखो नवरत्न, दशमुख, नवग्रह हो गया द्विगु समास। इसके बाद दोस्तों आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों में प्राप्ति होती है और इनमें जो डैश का चिन्ह लगता है वो और शब्द को छुपा लेता है। जैसे कि माता और पिता, सुख और दुख, भाई और बहन, पति और पत्नी। तो ऐसे इनमें दो समान लोग मिलते हैं। आगे हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ना इसमें पहला पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर एक नए तीसरे पद को जैसे प्रधान बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया जाए, दशानन, 10 आननों वाला अर्थात 10 हैं जिसके, 10 हैं जिसके दोस्तों क्या? सिर, अर्थात रावण जो अभी जलाए हो आप लोग दशहरे पे। और चतुरानन, पंचानन, षडानन, 6 आनन वाला 6 मुखों वाले अर्थात स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र। चतुरानन 4 मुखों वाले, चतुरानन 4 मुखों वाले अर्थात हमारे परमपिता ब्रह्मा जी। हम कन्फ्यूज होते हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में, इसका कन्फ्यूजन देख लेते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा। यहाँ आपको बहुव्रीहि में कोई भी विशेषता नहीं दिख रही होगी। हम कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुव्रीहि और द्विगु में। तो ध्यान रहो, 9 रत्न, 9 है रत्न अर्थात कुछ नहीं निकल रहा है। 10 मुख, 10 है मुख अर्थात कुछ नहीं निकल रहा है। नवग्रह, 9 है ग्रह अर्थात कुछ लिख सकते, एक शब्द नहीं बन रहा है दोस्तों। अब हम आते हैं सबसे खतरनाक और सबसे लंबे तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद में विभक्ति रहती है और द्वितीय पद प्रधान रहता है। इस समास के 6 भेद होते हैं और इसके साथ साथ ध्यान रखें इन समास के प्रथम पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का लोप रहता है, छुपी रहती हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कर्म तत्पुरुष पहला समास होता है। कर्म तत्पुरुष या इसी को द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष, इसको भी द्वितीय। हस्त लिखित, हाथ से लिखित, इसका एग्जाम्पल हो गया संप्रदान। रसोई घर, रसोई के लिए घर। कर्ता ने अनुकर्म को छुपा होगा। भक्त करण से जान से, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। संबंध काकी के लिए, अधिकरण में वो पर। ये हमारा श्लोक रहता है, ध्यान देते रहे आप सभी लोग। और करण में हस्त लिखित, हाथ से लिखित। संप्रदान में रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान में वृक्ष पते, वृक्ष से पते। संबंध में राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष। और अधिकरण में ग्राम में वास, ग्राम वास। इस तरह से हमारे समास कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और हम समास की बात तत्काल में सर्वनाम पर चलते हैं और हम चर्चा चल लेते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होते हैं? सबसे पहले सर्वनाम जानने के पहले हम चर्चा करते हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या होते हैं? दुनिया के सबरे नाम संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों। दुनिया के जितने नाम है सब क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। हम सीधे सीधे से पढ़ सकते हैं। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कहने वाला, कहने वाला अर्थात मैं और हम। मध्यम पुरुष सुनने वाला, सुनने वाला क्या होता? तुम, आप, तुम।
तुम, आप और तू ये नहीं समझना असभ्य शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके बारे में बात कर रहे हो उत्तम पुरुष में होता है, जिसके बारे में बात हो, अर्थात यह है, वह है, वे आदि शब्द होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष पे कहने वाला होता है, द्वितीय पुरुष सुनने वाला होता है, तृतीय पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए। प्रथम, मध्यम, उत्तम। अगला हमारा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम अर्थात हम कहते हैं निश्चितता बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चितता बताने वाले शब्द जो निश्चितता को बताए हुआ सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो यह बता रहा है, यह निश्चित कर रहा है ये घर किसका है, मेरा है, यह मेरा परिवार है। मैंने कहा था आपसे बात करूंगा दोस्तों, के सक्सेस हब है किसके कारण, कृष्णकांत तिवारी के कारण नहीं दोस्तों, के सक्सेस हब है तो मेरे सभी आप लोग मित्र जो जुड़े हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। यदि के सक्सेस हब बना है तो आप लोगों के कहने से, यदि आगे जाएगा तो आप लोगों से कहने पर के सक्सेस हब सफलता का केंद्र है। ये सफलता केंद्र आप लोगों के द्वारा, आप जितने सफल होंगे उतनी ही मैं गौरवान्वित होगा। अगर के सक्सेस आपको सफल बनाना है तो दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है ये मेरा चैनल नहीं, मेरे सभी छोटे भाई बहनों का चैनल है। यदि आप चाहें तो इस चैनल को उठा सकते हैं, आप चाहें तो इस चैनल को गिरा सकते हैं। मैंने एक वादा तोड़ा है, उस वादा की मैं भरपाई कर रहा हूँ, चाहे मुझे पूरी नाइट वीडियो बना के आप लोगों को देना पड़े। मैंने वादा तोड़ा है, लेकिन दोस्तों मेरी मजबूरी इतनी है कि मैं ऑफलाइन बैचेस में इतना बिजी रहता हूँ कि ऑनलाइन आने का टाइम नहीं। लेकिन फिर भी ये गलती जो हुई है, नेक्स्ट सेशन जो हमारा 3rd सेमेस्टर आएगा उसमें गलती नहीं होगी। उसमें दीपावली की जस्ट बाद ही वीडियो एक एक करके देना स्टार्ट कर दूँगा, ताकि पेपर तक हम सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। इस बार का वादा नहीं टूटेगा, अगर टूट जाए तो आप चैनल को बिल्कुल अलग कर देना। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों। यदि आप सभी सफल होते हैं, के सक्सेस अब सफल होता है तो कृष्णकांत तिवारी की सफलता नहीं, आप सभी की सफलता। यदि असफल होता है तो मेरे छोटे भाई बहनों की नहीं, असफलता मैं अपने सर मोड़ लूँगा, क्योंकि मेरे भाई बहन सदैव स्वतंत्र होकर पढ़ें। चलो अब बिना समय गंवाए हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इनको थोड़ा सही से करें और हम चर्चा करते हैं यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। वो अलग विषय क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चितता का बोध नहीं कराते, अनिश्चित वाचक शब्द सर्वनाम कहलाते, जैसे कोई कुछ करके है, उनको अलग रखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता। अगला हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधों को जोड़ने वाला संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात कहने का तात्पर्य है दोस्तों, हम कह सकते हैं मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, आपका, हमारी, तेरी, तेरा, ये सारी चीजें संबंधों को जोड़ते हैं। और 5वां हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तेरी, तेरा आदि होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम देखते हैं प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले शब्द हमारे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। कब, क्यों, कैसे, हम देखते हैं। अब दिख रहा होगा कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, दिख रहा है यस, ये मार्कर सही है। कौन, कहाँ आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसके बाद एक सर्वनाम और हमारा है, उसके बाद हम विशेषण की बात करेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, टाइम बताओ क्या हो गया भाई। निजवाचक सर्वनाम क्या है, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में ना होकर निज के सूचक में हो तो यहाँ हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमारे सारे सर्वनाम हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चितता को बताता है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ शब्द जैसे यूज हो, संबंधवाचक जहाँ हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ आदि की चीज के लिए उपयोग किया जाता है। 15 मिनट और हम लेंगे अभी आप लोगों के, और बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि 15 मिनट बाद कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों हम विशेषण की ओर जाते हैं। 15 मिनट में हम सिलेबस को खत्म करने की चेष्टा करते हैं। हम विशेषण कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और हमारे जो विशेषण होते हैं वह हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ढूंढे भाई उसमें क्रमशः। गुणवाचक विशेषण पहला होता है, गुणवाचक विशेषण, इसको पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या कहलाता है। दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण
तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा होता है हमारा संकेतवाचक। हालांकि आपके विशेषण 5 होते हैं, लेकिन वो टीईटी में पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में इतने ही, इसलिए पढ़ लें। गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों दोष आदि का बोध कराते हैं, संज्ञा सर्वनाम के गुणों को बताते हैं। जैसे कोई चीज काली है, गाय काली है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि संज्ञा कैसी है, काली है। इसके बाद हम परिमाणवाचक पर चलते हैं या संख्यावाचक सर्वनाम पर चलते हैं। संख्यावाचक, जो सब संज्ञा सर्वनाम आदि की संख्या को निश्चित करते हैं, उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 2 गुना कह दें, हम तिगुना कह दें, 4 गुना कह दें, हम आधा कह दें, हम तिहाई कह दें, आदि हमारे शब्द संख्यावाचक होते हैं। परिमाणवाचक क्या होते हैं? मात्रा, माप, तौल आदि की बात करने वाले, मात्रा, माप, तौल आदि की बात करने वाले शब्द हमारे होते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? संकेत के द्वारा बताने वाला। हम कह रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो ये देखो संकेत दे दिया कि यह पुस्तक भाई किसकी है, मेरी है, तो यहाँ पर ये विशेषता दिखाती। और इसके बाद हम दोस्तों चलते हैं अपने और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ये हमारे समय से क्रिया विशेषण एक और देख लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अपने वाक्य पर। वाक्य किसे कहते हैं, कोई समझता नहीं? चलते हैं वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह है, शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सार्थक भाव हो, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद कितने होते हैं, मतलब वाक्य के प्रकार। जैसे हम कहें कि वाक्य में क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं, एक है राम एक आदर्श राजा थे। आदर्श प्रकार अलग बात है, राजा थे, इसके पार्ट कितने होते हैं, भाग। तो जो ये राम है, ये हमारा क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? उद्देश्य कहलाएगा। और इसके बाद वाला भाग विधेय कहलाएगा। विधेय प्रेडिकेट पार्ट और सब्जेक्ट पार्ट अंग्रेजी वालों ने पढ़े होंगे, अंग्रेजी वालों ने पढ़े होंगे, बस 5-10 मिनट की बात है। तो ये हमारा उद्देश्य होता है और ये हमारा विधेय होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा होता है मिश्रित वाक्य। पहला, दूसरा, तीसरा। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। मिश्रित वाक्य कहने का मतलब हो रहा है वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होगा। वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होगा, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होगा तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। या एक या एक से अधिक, या एक या एक से अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं डॉक्टर ने कहा है 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। यह हमारा मिश्रित वाक्य में आ गया दोस्तों। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र रूप किसी एक समुच्चय के द्वारा, संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वह हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और सरल वाक्य तो हम नॉर्मली बात जो करते हैं वह सरल वाक्य होती है। हम पत्र आपको बता चुके दोस्तों। एक अंतिम टॉपिक आपके सिलेबस का बचा है, 5 मिनट का ये टॉपिक। उपसर्ग प्रत्यय को जान लेते हैं हम। विलोम शब्द हम पढ़ ही चुके थे, अब हम उपसर्ग और प्रत्यय जानते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय। इसके बाद हमारा एक वाचन भर बचता है, मतलब 5 मिनट में हमें खत्म करना है। तैयार रहें आप सभी लोग। उपसर्ग क्या होता है, और मतलब हम कह सकते हैं शब्दांश या कोई अक्षर, शब्दांश शब्दों का अंश या कोई अक्षर किसी शब्द के प्रारंभ में
जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग हो गया। प्रत्यय क्या हो गया? प्रत्यय शब्दांश या कोई अक्षर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, शब्दांश से कोई अक्षर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। प्रत्यय कहलाता है, जैसे हम सोचें बाल में धन पन जोड़ दें, बालपन। हम कड़वा में आहट जोड़ दें तो क्या हो गई? कड़वा हट हो गई मिश्रा की नहीं हो गई है? ऐसे ही हम जैसे जय शब्द है, जय मीन्स जीत होता है, इसमें हमने धन क्या कर दिया आगे? परा, तो क्या हो गया? पराजय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अगर हमने राज शब्द है, इसके आगे अभी जोड़ दिया तो क्या हो गया? अभिराज। और बताया कोई अज्ञात बताएं? तो ये ऐसे काफी शब्द हैं। हम उपसर्ग और प्रत्यय को भी जान लिया दोस्तों। अब उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ये सारी चीजें हमारी हो गई। और इसके साथ अब हम आते हैं वाचन पर। और वाचन दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑन दिस क्लास। और दोस्तों इस तरह से वाचन के साथ ही आपकी हिंदी का सिलेबस की धज्जियां उड़ गई, खत्म हो गया। मैंने वादा किया था 90 मिनट, इन 90 मिनट के अंदर खत्म कर दिया वाचन। बस इसको आप समझ लें, आपका जीवन सफल हो गया। वाचन देखो, हम भेद बताते जा रहे हैं। पहला सस्वर वाचन होता है, दूसरा मौन वाचन होता है। सस्वर वाचन में हमारे क्या होते हैं? आदर्श वाचन आ जाता है और अनुकरण वाचन आ जाता है। और हमारे मौन वाचन में दोस्तों क्या हो जाता है? द्रुत वाचन। और द्रुत वाचन के साथ साथ हमारा सस्वर वाचन हो ही गया, द्रुत वाचन हो गया, ठीक है, मौन वाचन हो गया, द्रुत वाचन, इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ये ठीक है। तो सस्वर वाचन क्या होते हैं? सस्वर वाचन का तात्पर्य होता है, हम सस्वर वाचन देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। सस्वर मतलब किसी भी चीज को स्वर सहित किसी भी वाक्य, गद्य, पद्य को स्वर सहित पढ़ना ही सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन कक्ष में किया जाता है। और सस्वर वाचन के दो वाचन होते हैं। आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा तय, अध्यापक द्वारा लय, छंद, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए किए जाने वाला वाचन, राइट खोलो, वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन कहलाता है, ये टॉपिक लास्ट में कहलाता है। अनुकरण वाचन क्या होता है? अध्यापक की सुनी बात को अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ अध्याय को बच्चों द्वारा ज्यों का त्यों बोलना अनुकरण वाचन कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा सस्वर वाचन होता है और मौन वाचन, तो ध्वनि रहित, ध्वनि के साथ लय ताल के साथ बोले जाने वाला, स्वर सहित बोला जाने वाला सस्वर वाचन कहलाता है।
और स्वर रहित बोले जाने वाला जिसमें स्वर नहीं, स्वर रहित मतलब सॉरी स्वर का मतलब या ध्वनि रहित, माफ कीजिए, ध्वनि रहित बोले जाने वाला वाचन हमारा मौन वाचन कहलाता है। और ध्वनि सहित बोले जाने वाला वाचन सस्वर वाचन का अध्यापक द्वारा बोले गए, जो अध्यापक किसी कक्षा में पाठ को पढ़ाता है तो आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन सदैव अध्यापक द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन सदैव बालक के द्वारा किया जाता है। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना। मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन की विशेषताएं क्या होती हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। मौन वाचन का अर्थ क्या होता है, और आदर्श वाचन उचित स्वर, लय, ताल, विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करते हुए किया जाने वाला वाचन होता है दोस्तों। तो हम चलते हैं अब मौन और द्रुत वाचन क्या होता है। द्रुत वाचन किसी भी पाठ को, द्रुत वाचन के फायदे क्या होते हैं, किसी भी पाठ को बहुत तीव्र गति से पढ़ना, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार पढ़ना, इसलिए इसे मौन वाचन में रखा गया। हम मौन वाचन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं और मौन वाचन के बाद हमारा सिलेबस फिनिश होता है। चलो भाई देखते हैं मौन वाचन कहाँ गया। मौन वाचन का महत्व, मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। देखो, मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। दूसरा, मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी प्रकार बाधा पहुंचाए, किसी को बाधा नहीं होती, किसी को बाधा नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। अगला, इसमें इसके द्वारा अंश की गहराई तक जाया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा चिंतन, वाचन आदि संभव हैं। चिंतन, मनन आदि संभव। ठीक है, तो ये हमारे मौन वाचन के क्या थे दोस्तों, मौन वाचन का महत्व, मतलब हम कह सकते हैं मौन वाचन का लाभ हम सभी ले सकते हैं। मौन वाचन करते समय सुनते जा, मौन वाचन करते समय हमें किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती है। ऑफिशियल वर्ग के जो आदमी होते हैं वो छुट्टी के दिनों में कोई भी पुस्तक, कोई भी नोवेल लेके उसका मौन वाचन कर सकते हैं, जल्दी जल्दी दृष्टिपात जिसे कह सकते हैं। और इसमें अपनी इच्छा अनुसार शक्ति से अपन स्पीड बना सकते हैं, कितने जल्दी पढ़ना है। और मौन वाचन का अर्थ होता है आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए, और इसके द्वारा अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है, गहराइयों तक जा सकता है। और मौन वाचन आप किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी वक्त, कहीं पर भी कर सकते हैं। रेल में चल रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। ये आपके महत्व हो गए। और यदि इसमें उद्देश्य पूछ लिए जाएं तो उद्देश्य होता है कि पहला उद्देश्य जो मेन होता है, और सभी आपको यही लिख देना है, विद्यार्थियों को कम समय में, कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है मित्रा, और किसी भी बात को स्वयं समझने की समझ विकसित होती है। किसी भी बात को समझने की स्वयं समझ पैदा होती है, मतलब खुद से आत्मनिर्भर बनते हैं। चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास, ये आपके उद्देश्य है। मेन उद्देश्य बता दिया हमने, और यह उद्देश्य मैंने बता दिया है आपको। हमने क्या बता दिया, उसके आपको महत्व बता दिया, और दोनों को मिलाकर उद्देश्य में तो आप किसी एक में लिख सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, मतलब टॉपिक नहीं, हिंदी पूरी खत्म हो गई आपकी 2 वीडियो में। और ऐसे ही मैं एक समग्र वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके सामने, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का, और गणित का भी एक समग्र वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर करें। मैं बाधा नहीं कर रहा हूँ किसी बात का, आपको जो वीडियो मिलते जाएँ वो आप देखते जाएँ, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।